यहां पढ़ने जा रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उदासीनीकरण की इंथैल्पी, गठन की इंथैल्पी, इन सभी टॉपिक के बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, बल्कि ध्यान दिया जाए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये दोनों अभिक्रिया के बारे में आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का क्षेपण होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसको कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उन सभी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और जिसमें क्षेपण होता है मतलब उत्सर्जन होता है, उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यहां हम आप लोग को एक नए ढंग से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का परिभाषा देने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। लेकिन उससे पहले जो आप लोग पहले जो जानते हैं वो थोड़ा देख लीजिए। आप लोग ये जानते हैं कि एक ये रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट ए और बी रिएक्शन करके सी और डी को बना रहे हैं, तो यहां Q किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो आप लोग 9th 10th में इस स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि ए बी रिएक्शन किया, सी और डी का निर्माण किया, Q किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त किया, तो ये ऊष्माक्षेपी है। और यहां पर ए और बी अगर आपस में रिएक्शन कर रहा है और Q किलो कैलोरी ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है और सी और डी का निर्माण कर रहा है, तो ये ऊष्माशोषी है। यहां पर IUPAC संस्था ने एक नियम बना दिया है और उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ऊष्मा का त्याग और ग्रहण दोनों हमेशा बाईं ओर रख कर ही देखना है। इसमें देखिए हम आप किधर रखे हैं, दाईं ओर। इसमें किधर रखे हैं, तो IUPAC ने नियम बना दिया है कि हमेशा ऊष्मा के त्याग और ग्रहण को आपको बाईं ओर रख कर ही समझना है। तो बाईं ओर रख के समझना है तब तो ये ठीक है, लेकिन इसको भी बाईं ओर लाइए, तो इसको बाईं ओर लाइएगा तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा H का मान हमेशा निगेटिव होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में डेल्टा H का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, केवल रूल बना दिया गया कि आपको हमेशा त्याग और ग्रहण को बाईं ओर रखकर समझना है। तो ये जो प्लस Q यहां लिखते थे उसको इधर ला दिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान सदैव ऋणात्मक होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान धनात्मक होता है। अब आइए, हमने जो अभी बोला कि नए ढंग से हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को समझाने जा रहे हैं, और वो इंथैल्पी के कॉन्सेप्ट पर। इसके लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, समझिए। A प्लस बी आपस में रिएक्शन किया, सी और डी बनाया। अगर हम आपके सामने यहां पर -Q किलो कैलोरी लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, देखिए ये है रिएक्टेंट अभिकारक, ये है प्रतिफल। ध्यान देंगे, ये है अभिकारक, ये है प्रतिफल। और इस केमिस्ट्री में जो एरो का इस्तेमाल होता है, इसका यहां पर मतलब है लगभग बराबर, समझिए। अब ये क्या कहना चाहता है आपसे रिएक्शन, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ए और बी की कुल इंथैल्पी सी और डी के इंथैल्पी से अधिक है, तो ये Q किलो कैलोरी जब घट रहा है तब इसके बराबर हो रहा है। फिर से, A और B के अंदर जो कुल संचित ऊर्जा है यानी इंथैल्पी जो है वो C और D के इंथैल्पी से अधिक है। जब हम Q किलो कैलोरी घटा दे रहे हैं तब ये इसके बराबर हो रहा है। तो अब A और B मत बोलिए, A और B क्या है ये बताइए, अभिकारक। C और D क्या है, प्रतिफल। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के इंथैल्पी का मान प्रतिफल के इंथैल्पी से अधिक होता है, अभिकारक का इंथैल्पी अधिक होता है किसका, किससे, प्रतिफल के इंथैल्पी से।
तो उन सभी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये नया परिभाषा। अब हम ऊष्माशोषी का नया परिभाषा आपके सामने देने जा रहे हैं। अब आप लोग भी दे सकते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया पे बताइए, इसमें ए बी में क्यू जुड़ रहा है तब जाकर सी और डी के इक्वल हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की इंथैल्पी का मान प्रतिफल के इंथैल्पी से कम होता है, प्रतिफल का इंथैल्पी अधिक और अभिकारक का इंथैल्पी कम, तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी का एक नया परिभाषा हम आपके सामने रख दिए इंथैल्पी के आधार पर। आप लोग इंथैल्पी जो स्टूडेंट नहीं समझते हैं, समझिए इंथैल्पी वास्तव में ऊष्मा है, लेकिन नियत दाब पर ऊष्मा का जब अध्ययन होता है तो उस ऊष्मा को क्या कहने लगते हैं? इंथैल्पी। यानी नियत दाब पर किसी निकाय में कुल संचित ऊष्मा या ऊर्जा को क्या कहते हैं? इंथैल्पी कहते हैं। तो यहां पर हम नया परिभाषा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या ला दिए? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के इंथैल्पी का मान प्रतिफल के इंथैल्पी से अधिक होता है, और इसमें ऊष्माशोषी का वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के इंथैल्पी का मान प्रतिफल के इंथैल्पी से कम होता है। ये बात सामने दिख रहा है कि कम है तभी ना क्यू जुटा और तब इसके बराबर हुआ। अब इसी बात को यहां समझाने का प्रयास किया जा रहा था। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले शुरू होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जो आप पहले से भी जानते हैं। दूसरे शब्दों में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद की इंथैल्पी का मान अभिकारक की इंथैल्पी के मान से कम होता है। यानी किसका अधिक होता है? किसका अधिक होता है? अभिकारक की इंथैल्पी अधिक और उत्पाद की इंथैल्पी कम। इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और यहां पर हमेशा डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा, जिससे आप जानते हैं, अभी हम समझाए हैं तुरंत कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए क्यू का मान डेल्टा एच का मान क्या चीज होगा? ऋणात्मक। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ऊष्मा परिवर्तन का मान सदैव क्या होता है? ऋणात्मक, मतलब शून्य से कम कि अधिक? कम। अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, जिसको इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहां पर इसको दूसरे शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के इंथैल्पी का मान, यानी इसके इंथैल्पी का मान अभिकारक के इंथैल्पी से अधिक होता है। तो यहाँ पी क्यू के इंथैल्पी का मान एम और एन से अधिक होगा, और ये हमेशा धनात्मक में होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया की इंथैल्पी का मान। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, यानी कि डेल्टा एच का मान 0 से क्या होगा? अधिक होगा। तो ये था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। आगे जरूरत होगा इसका, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कोई एक को याद रखिए हमेशा के लिए। ऐसे तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी तो नाम से ही परिभाषा याद रहेगा, लेकिन किसमें किसका इंथैल्पी अधिक होता है, ये एक परिभाषा का पूरा याद कर लीजिए अच्छे से। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक की इंथैल्पी का मान, अभिकारक के अंदर स्टोर्ड ऊर्जा का मान प्रतिफल के इंथैल्पी से अधिक होता है, ये याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अभिक्रिया की इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता दें, कुछ स्टूडेंट जो एंथैल्पी नहीं समझते हैं, एंथैल्पी मतलब क्या? ऊष्मा, लेकिन शर्त है नियत दाब पर। ऊष्मा का अध्ययन जब नियत आयतन पर होता है तो आंतरिक ऊर्जा का रूप होती है, और जब नियत दाब पर अध्ययन करते हैं तो वो इंथैल्पी कहलाता है। तो वास्तव में इंथैल्पी क्या है? जो 9th 10th में आप अभिक्रिया की ऊष्मा पढ़ते थे, वो अभिक्रिया की इंथैल्पी हो गया है। और इसके परिभाषा के बारे में आप हेडिंग से ही अंदाजा लगा सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान 1 मोल रिएक्टेंट का पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने में जितना ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अभिक्रिया की इंथैल्पी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1 मोल अभिकारक के अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जितनी ऊष्मा मुक्त या अवशोषित होती है, या जितनी ऊष्मा परिवर्तित होती है,
उसको हम अभिक्रिया की इंथैल्पी कहते हैं। यहां देख सकते हैं 1 मोल आयरन 1 मोल सल्फर से अभिक्रिया करके 1 मोल FeS का निर्माण किया और इसके दौरान कितना उष्मा का परिवर्तन हुआ? 100.8 किलो जूल। तो यहां पर माइनस चिन्ह इशारा कर रहा है कि यहां उष्मा क्या हुई है? उत्सर्जित हुई है, उष्मा मुक्त हुई है। इंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होना इस बात का प्रूफ है कि यहां उष्मा मुक्त हुई है। यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब बात करते हैं गठन की इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। गठन मतलब क्या होता है? निर्माण। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का अपने अवयवी तत्वों से, आप बताइए एसिटिलीन गैस कौन कौन से 2 तत्वों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन कार्बन। तो इसका अवयवी तत्व कौन हुआ? कार्बन हाइड्रोजन। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी यौगिक के 1 मोल का अपने अवयवी तत्वों से निर्मित होने के फलस्वरूप जितनी उष्मा मुक्त या अवशोषित होती है या परिवर्तित होती है उसे गठन की इंथैल्पी या उष्मा कहा जाता है। तो यह है गठन की इंथैल्पी। इसका नाम गठन की इंथैल्पी क्यों पड़ा? समझने वाला बात है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान गठन हुआ है किसका? निर्माण हुआ है किसका? एसिटिलीन गैस का। किससे? उसके अवयवी तत्वों से। और कितना का निर्माण हुआ है? 1 मोल का। तो 1 मोल किसी पदार्थ के 1 मोल का अपने अवयवी तत्वों से मिलकर निर्मित होने में जितनी उष्मा का परिवर्तन होता है, मुक्त या अवशोषित होती है, उसे कहते हैं क्या? गठन की उष्मा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, गठन की उष्मा का मान इतना आया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आज का टॉपिक उदासीनीकरण की इंथैल्पी। कहां उदासीन शब्द सुने थे पहली बार? जहां अम्ल और भस्म रिएक्शन करते हैं, बस वहीं से संबंधित है ये टॉपिक। किसी अम्ल का 1 ग्राम समतुल्य भार, 1 ग्राम समतुल्यांक भस्म के 1 ग्राम समतुल्यांक से जब आपस में मिलाया जाता है या अभिक्रिया करता है तो जितना इंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे उदासीनीकरण की इंथैल्पी कहते हैं। एक बार फिर से, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ किसी तनु जलीय घोल में मिलाया जाता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न उष्मा की मात्रा को उदासीनीकरण की इंथैल्पी कहते हैं। यहां देख सकते हैं HCl, AQ का मतलब समझते हैं आप लोग? जल। आप लोग S का मतलब जानते हैं ठोस, L का मतलब जानते हैं द्रव, G का मतलब गैस, AQ का मतलब कुछ लोग नहीं जानते, जान लीजिए। AQ मतलब एक्वस, मतलब जल में घोला गया है। तो AQ का मतलब एक्वस। तो HCl और NaOH को जलीय घोल में रिएक्शन कराया जा रहा है, उदासीन कराया जा रहा है। तो यहां दोनों अम्ल और भस्म एक दूसरे की शक्ति को उदासीन करता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो यहां NaCl का निर्माण हुआ और H2O का, और इसके फलस्वरूप कितना उष्मा परिवर्तन हुआ? -13.7 किलो कैलोरी। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब जब कोई प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो हमेशा 13.7 किलो कैलोरी उष्मा का परिवर्तन होता है, यानी इंथैल्पी परिवर्तन का मान इतना ही होता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करता है, इंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना का होता है? तो 13.7 किलो कैलोरी का। और माइनस इशारा कर रहा है कि यहाँ उष्मा परिवर्तन के दौरान उष्मा मुक्त हो रही है। माइनस प्लस बस इसी के लिए है, ओरिजिनल वैल्यू है 13.7 और माइनस और प्लस इशारा करता है कि यहाँ उष्मा मुक्त हो रही है, मतलब इस अभिक्रिया के दौरान। तो लास्ट बार 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ तनु जलीय घोल में मिलाया जाता है, एक साथ दोनों को मिलाया जाता है। तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न उष्मा की मात्रा को हम उदासीनीकरण की इंथैल्पी कहते हैं। उदासीनीकरण की इंथैल्पी इसलिए कहा गया क्योंकि अम्ल भस्म को और भस्म अम्ल को उदासीन करता है और इसके दौरान दोनों एक दूसरे की शक्ति को खत्म करता है, इसलिए इसके दौरान जो इंथैल्पी में परिवर्तन आएगा उसका नाम होगा उदासीनीकरण की इंथैल्पी। तो ये था आपका आज का क्लास।